हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी अच्छी चल रही होगी। सो आप सभी इस बात से अवेयर होंगे कि हमने ईवीएस का सेशन स्टार्ट किया है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं और जो हम ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवीएस पीआरटी को फोकस करते हुए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को इसमें कवर करें, बिकॉज जो ईवीएस का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड रहता है। तो हमारी कोशिश है कि हम सभी पॉइंट्स को कवर करें, सभी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करें, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। आप अगर कहीं किसी कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ वो भी करते रहिए। और छोटा सा सेशन हमारा होता है 10 से 12 मिनट का, यहाँ पर आकर आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा। सभी क्लासेस को अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है, पहला पॉइंट देखिएगा, ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं। जो मांसाहारियों का भी शिकार करते हैं उनको उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता। यानी कि समझ सकते हो आपकी लास्ट में आते हैं कि ये सभी मांसाहारी वगैरह शिकार करते हैं, लेकिन इनका शिकार कोई नहीं कर सकता और इनको क्या कहा जाता है? उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों, शाकाहारी, मांसाहारी इन पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो भी उनको मिला, चाहे वो पादप हो, चाहे शाकाहारी में कुछ हो या मांसाहारी में हो, वो सबको खा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है सर्वभक्षी। और सर्वभक्षी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य। ठीक है, तो इतनी 2 पॉइंट्स ये आपके आपने पहले भी आप इस बारे में जानते होंगे और ये क्लियर भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परजीवी या पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी अपने खाने के लिए भी और रहने के लिए, दोनों के लिए जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। मानव और पशुओं में लगने वाली जो जूं होती हैं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली जो किलनी होती हैं, वो पैरासाइट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होगा कि परजीवी क्या होते हैं, जो खाने और रहने दोनों के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? तो प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो पैरासाइट थे जो भोजन और निवास दोनों के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, और प्रीडेटर्स वो होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स वो कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आधार प्रजाति वो होती है कि जब दूसरी प्रजातियां अपना निर्माण या संरक्षण कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प कराती हैं आधार प्रजाति। समुद्री प्रवाल इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें क्या आते हैं? मूंगा और कोरल आते हैं। कोरल रीफ का निर्माण करती है, जो अन्य जातियों के लिए निवास और प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। यानी कि एज अ हेल्पर जो आधार प्रजाति है वो काम करते हैं। और इनमें क्या आता है? समुद्री प्रवाल आता है। तो जो कोरल है वो कोरल रीफ का निर्माण करती है, जो अन्य जातियों के लिए निवास और प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है। अब हम बात कर रहे हैं एक प्रजाति की जिसका नाम है अम्ब्रेला। तो जो अम्ब्रेला प्रजाति है वो एक विशाल जंतु या समुदाय है, जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए। जिस एक प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को खुद से ही सुरक्षा मिल जाए, उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की जो और भी प्रजातियां हैं वो भी सुरक्षित हो जाती है।
तो उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ क्या हो गया, एक अम्ब्रेला प्रजाति हो गया, यानी उसके साथ साथ जो वहाँ की और रहने वाली प्रजातियाँ हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा अम्ब्रेला प्रजाति। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि अम्ब्रेला प्रजाति क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीस्टोन प्रजाति। अब जो कीस्टोन प्रजाति है ये उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। यानी कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में क्या करती है, बहुत प्रभाव रखती है अपना। उसकी संख्या मैटर नहीं करती कि उस प्रजाति में कितने जीव हैं, बल्कि जो उनका काम है, जो उनका कार्य है वो आंका जाता है, उसकी गणना की जाती है। तो ये कौन सी प्रजाति हो गई, कीस्टोन प्रजाति। अब नेक्स्ट पॉइंट है संकेतक प्रजाति। अगर यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। संकेतक प्रजाति की मैं बात करूँ तो किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति होती है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। यानी कि थोड़ा सा भी परिवर्तन पर्यावरण में हुआ तो वो अफेक्ट हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जो प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र की हानि होने का शीघ्र संकेत करती हैं, ठीक है, कि पारिस्थितिकी तंत्र में कोई चेंज हुआ है, हानि हुई है पारिस्थितिकी तंत्र में, उसका सबसे जल्दी जो संकेत देती हैं वो संकेतक प्रजातियां होती हैं। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन और जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति माना जाता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर कर दिया गया है कि संकेतक प्रजाति क्या होती हैं। ये पौधे की भी प्रजाति हो सकती है और जंतु की भी। और ये क्या बताते हैं, ये पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही पर्यावरण में कुछ बदलाव होता है तो ये उसका शीघ्र संकेत देती हैं, इसलिए इनको संकेतक प्रजाति कहा जाता है। जैसे वायु प्रदूषण का पता हम लगाते हैं लाइकेन से और जल प्रदूषण का मछली संकेतक प्रजाति माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये पॉइंट हमने कल या परसों की क्लास में अपने पढ़ा था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा है, जिसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, उसको किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्लूकोज में बदलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं द्वारा प्रति इकाई सतह में, फिर से सुनिएगा, किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है पारिस्थितिकी उत्पादकता, यानी कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो आपसे पूछे कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, तो किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को ही पारिस्थितिकी उत्पादकता या इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा को कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादन, यानी कि GPP। ठीक है। तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, इनके द्वारा जो ऊर्जा ग्रहण की गई होती है उसकी कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आज के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे वो हम कर चुके हैं और आई होप आपको ये क्लियर भी होंगे। तो ये सेशन अगर आप KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो आप मिस ना करें, अपने रूटीन में आप इसको शामिल कर लें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम देकर EVS की तैयारी कर रहे हैं और ये सेशन भी आप देख लेते हैं तो एक रिवीजन मोड में आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज एग्ज़ाम ज़्यादा लेट होने के चांसेस नहीं है, आपका तब तक सिलेबस ही शायद कंप्लीट हो पाए। तो अगर साथ साथ आपका किसी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा EVS का जो
KVS PRT का जो लास्ट पेपर हुआ था EVS का प्रीवियस ईयर पेपर, वो हमने अपने चैनल पर आपको कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आपसे पूछे गए थे, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, वो आप ज़रूर देखें और अपना एक टाइम टेबल लेकर चलें। KVS के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए एक टारगेट लेके चलें कि आपको इस टाइम तक अपना जो सिलेबस है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करना है और उसके बाद रिवाइज़ ज़रूर करना है। भले आप 80% सिलेबस को कवर कर पाएँ, लेकिन आप रिवीजन ज़रूर करें। इस चक्कर में ना रहें कि 100% आप सिलेबस कंप्लीट कर लें पहले, फिर रिवाइज़ करेंगे, पता चला एग्ज़ाम आ गया। और बिना रिवीजन के मैं आपको 100% बता सकती हूँ, बिना रिवीजन के आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा पढ़िए फिर उसको थोड़ा रिवाइज़ करिए। इस तरह से आप प्रोसेस चलाते रहिए। मैं आपसे एक सजेशन चाहती हूँ, आप मुझे बताएं कि EVS की क्लासेस तो चली रही, इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट की KVS के लिए क्लासेस चाहिए जिसका मैं आपकी कुछ हेल्प करा सकूँ या आपका रिवीजन करा सकूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना ये आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कोई सजेशंस हैं वो भी बताना, और कौन सी क्लासेस आपको और चाहिए वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले आप कम से कम 5 लोगों से के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप एक बंदा भी 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच भी पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर जुड़कर भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।